Hello, a very lovely good morning from here in Delhi, and hope as always each one of you are absolutely fine. So now in this particular what we call session, what we are supposed to do, it's the usual question and the usual answer is that this time we are going to pick up what we call Ind AS 38. Correct? So this particular Ind AS is again not very tough. The reason being is that you have already done this particular standard more or less at length, that is AS 26 in your earlier phases. Correct? So this is very similar to what we call AS 26, that is intangible asset, and now we are going to actually study it almost again in the form of what we call Ind AS 38. So Ind AS 38 deals with intangible assets. Of course, we are going to actually talk a lot about the recognition and the measurement of intangible assets. Then besides that, standard is going to deliver us some what we call guidelines with respect to disclosure aspects. So what exactly those guidelines are, we have to study it. So just to remind once again that very similar to AS 26, hardly any change. So here we go and start the session. स्वागत है बेटे एक बार फिर से। जैसा कि मैंने कहा कि इंटेंजिबल एसेट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंड एस 38 है, तो इंड एस 38 मैंने लिखा। इंड एस 38 ताल्लुक है इसका इंटेंजिबल एसेट से। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, करेक्ट। तो इंटेंजिबल एसेट्स एंड इसके अंदर इंटेंजिबल एसेट, थोड़ा सा सेटिंग को भी चेक करना पड़ता है, इसलिए बीच बीच में बेटे रुकना पड़ता है। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो IAS 38 हो सकता है, क्योंकि ये 100 की सीरीज में नहीं है। 100 की सीरीज में होता तो IFRS होता। और कॉरस्पॉन्डिंग इंडियन गैप AS 26 है, सभी को मालूम है। तो AS 26 जिसका कि ताल्लुक इंटेंजिबल एसेट से होता था, करेक्ट। तो इस स्टैंडर्ड में बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ना है। अब बेटे चक्कर क्या होता है ना, ये जब फ्रेम हमारा सामने आ जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा करता हूं मैं, शीट वाला फ्रेम ले लेता हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है, थोड़ी जगह ज्यादा मिल जाती है। ये लीजिए। तो अब जरा शीट आपके सामने है, तो शीट के सामने मैं नहीं आ पाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें यह है कि जगह जरा हमें ज्यादा मिलती है। आइए बेटे फिर स्टार्ट करते हैं। इंड AS 26 में मुझे बताने की खास ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पॉइंट यह है कि हम डिटेल में फिर भी इसको करेंगे। तो जल्दी से बस लिखना शुरू कर दें। पहले हम हमेशा ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड डिस्कसेस, और ये फॉर्मेलिटी है, हमें लिखना ही पड़ता है। स्टैंडर्ड डिस्कसेस about accounting treatment for intangible assets, में IA यूज करूंगा इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में बहुत बारी, ठीक है। और बेटे मेरे हाथ में ना आज बड़ी मोच है एक्चुअली, तो चोट लग गई, अब क्या कर सकते हैं। स्ट्रेन है, दर्द भी है, लेकिन अब लिखना तो है ही, काम भी करना है। तो स्टैंडर्ड डिस्कसेस अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटेंजिबल एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए रिकग्नाइजेशन, मेजरमेंट, एंड डिस्क्लोजर एस्पेक्ट्स। अब ये नॉर्मली जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इन्हीं चीजों के बारे में अधिकतर बातचीत करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिस्क्लोजर, करेक्ट। पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखा ऑल एंटिटीज should apply this standard for accounting of intangible assets. Accounting for intangible assets.
करेक्ट। लेकिन फॉलोइंग इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉट कवर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड। फॉलोइंग intangible assets are not covered by this standard। कौन कौन से हैं वो? ऐसे इंटेंजिबल एसेट जो दूसरे स्टैंडर्ड के द्वारा कवर हैं। इंटेंजिबल एसेट्स दैट आर कवर्ड by another standards। जैसे कि मैं आपको कह सकता हूं, जैसे गुडविल है। गुडविल जब बिजनेस कॉम्बिनेशन में अराइज होती है, हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन इंड एस 103 कर लिया है, तो आपने उसमें देखा था गुडविल अराइज होती थी, तो इसका मतलब उसका जो ट्रीटमेंट है वो इंड एस 103 के हिसाब से है। ये मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे इंटेंजिबल एसेट जो दूसरे इंड एस से कवर हैं। करेक्ट। इसी तरीके से आप कह सकते हैं जैसे कि इंटेंजिबल एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। अगर मैंने कोई इंटेंजिबल एसेट रखा हुआ है सेल करने के पर्पज से, तो तब वो इसमें नहीं आएगा, तब वो किस में आएगा? इंड एस 2 में आएगा, इन्वेंट्रीज में। इसी तरीके से डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो जो है इंड एस 12, इंड एस 12 के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही आप कह सकते हैं एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम, एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स या एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के दौरान अगर कोई इंटेंजिबल एसेट उभर के सामने आएंगे तो वो किसके द्वारा कवर होंगे? दैट विल बी कवर्ड बाय इंड एस 19। करेक्ट। इसी तरह से आप कह सकते हैं जैसे कि intangible assets arising from insurers' contractual rights। तो ऐसे अगर इंटेंजिबल एसेट्स होंगे तो वो इंड एस 104 के दायरे में आएंगे, जिसका कि ताल्लुक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से है। करेक्ट। तो कुछ चीजें ऐसी है ना बेटे, ये बिल्कुल क्लियर लिखे, जरा फटाफट लिखे पहले, ये बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें क्लियरिटी नहीं होगी तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है। या फिर ऐसे इंटेंजिबल एसेट जो नॉन करंट हैं, नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ये जो कवर होंगे इंड एस 105 से होंगे, ये आप कर चुके हैं कि नहीं? ये स्टैंडर्ड एक तो ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स पर अप्लाई नहीं करेगा जो दूसरे स्टैंडर्ड इनको कवर करते हैं, उसके अलावा फाइनेंशियल एसेट्स को भी कवर नहीं करता है, जो कि डील करे जाते हैं इंड एस 109, 32 और इंड एस 107 के द्वारा। करेक्ट। सी, एक्सप्लोरेशन, याद है आपने इंड एस 106 करा था, एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एसेट्स।
जिसमें हमने बताया था कि एंटिटी अपने एसेट्स को कैटेगराइज करेगी टेंजिबल में, इंटेंजिबल में। इसका मतलब अगर एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एसेट इंटेंजिबल हैं तो वो किसके दायरे में आएंगे? इंड एस 106 के दायरे में आएंगे। तो इन पर ये अप्लाई नहीं करता है, पहले तो ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा जाहिर है कि अब हमें देखना पड़ेगा कि इंटेंजिबल एसेट है क्या। व्हाट इज एन इंटेंजिबल एसेट? तो एन इंटेंजिबल एसेट is an identifiable non-monetary asset without physical substance। उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, यानी कि देखा जाए तो उसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट, करेक्ट, और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट होना चाहिए और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए, करेक्ट। If an asset has all the aforementioned features, then it is recognized as an intangible asset। लेकिन at the same time, if it does not satisfy, then expenditure is charged to P&L। इसका मतलब है आपने कोई खर्चा करा और उस खर्चे से एक एसेट बन गया जो कि आइडेंटिफाइबल है, नॉन मॉनिटरी तो है, आइडेंटिफाइबल है, इज इट क्लियर टू यू? नॉन मॉनिटरी है, एसेट है। एसेट का मतलब वो आपके लिए बेनिफिट लेकर के आ रहा है लेकिन उसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है। तो तब वो जो खर्चा है तब मैं उसको पीएनएल में ले जाऊंगा, यानी कि अगर एक भी कैरेक्टरिस्टिक इसमें सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर वो खर्चे को पीएनएल में ले जाया जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए। आइए जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैंने कहा आइडेंटिफाइबल। ये वर्ड आइडेंटिफाइबल क्या है? इज इट क्लियर टू यू? Identifiable asset या intangible asset can be termed as identifiable। इसको तुम identifiable तभी कह सकते हो when it is clearly distinguishable from goodwill। That is when it is separable from goodwill।
तो जब आप गुडविल से इसको अलग कर सकते हैं तो तब हम कहेंगे कि ये आइडेंटिफाइबल है। इज इट क्लियर टू यू? गुडविल arising from business combination is recognized as an asset as it gives future economic benefits. Future economic benefits from the other asset and synergy benefits from business combinations. एक तो गुडविल से हमें बेनिफिट मिलते ही हैं अलग से, इसलिए हम गुडविल को अलग सेपरेट एसेट के रूप में लिखाते हैं। दूसरा, गुडविल के होने से बाकी एसेट से भी हमें बेनिफिट मिल जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि सिनर्जी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। एन एसेट कैन बी सेड एज सेपरेबल। किसी एसेट को तुम सेपरेबल कब कह सकते हो? Separable when it is capable of being sold या licensed या rented or exchanged independently without disposal of other asset. Without disposal of other asset. Without disposal of other asset. तो पहले तो आइडेंटिफाइबल का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। करेक्ट एसेट को आइडेंटिफाइबल कब माना जाता है? फिर मैंने बताया ये नॉन मॉनिटरी होना चाहिए। हालांकि आपको याद होगा हमने इंड एस 21 करा था, उसमें हमने नॉन मॉनिटरी के बारे में काफी डिटेल में चर्चा करी थी, तो आप इंड एस 21 को ध्यान से देखें। नॉन मॉनिटरी एसेट मैंने ये भी बताया था कि स्टैंडर्ड नॉन मॉनिटरी एसेट को कैसे डिफाइन करता है। एसेट विच is not a monetary asset, जो मॉनिटरी एसेट नहीं है। तो इसका मतलब मैंने कहा ये डेफिनेशन जो है हमने इंड एस 21 में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। करेक्ट। जब इसका मतलब नॉन मॉनिटरी को समझने के लिए आपको याद आ जाना चाहिए कि मॉनिटरी एसेट क्या थे। याद है आपको मॉनिटरी? और उसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी करे थे। करीब मैंने 4-5 तो क्वेश्चन मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी एसेट को समझाने के लिए ही कराए थे। तो मॉनिटरी एसेट्स वैसे जस्ट याद दिलाने के लिए वो होते हैं, मॉनिटरी एसेट्स आर, शॉर्ट में लिखा मैंने, आर ए मनी हेल्ड। एक तो जो हमारे हाथ में कैश बैंक है या कैश इक्विवेलेंट है, एंड बी एसेट्स टू बी रिसीव्ड
in amounts of money and which are fixed और डिटर्मिनेबल, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, याद है आपको? तो वो मॉनिटरी एसेट होते थे। तो इसका मतलब जो इंटेंजिबल एसेट है वो नॉन मॉनिटरी होना चाहिए। करेक्ट? जो ये डेफिनेशन लिखाई है उसका मीनिंग क्लियर करने की कोशिश करी जा रही है। फिर मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस मैंने लिखा है। तो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस का भी क्या मतलब है? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, intangible asset should not have physical substance. उसमें कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, उसका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। However, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन सॉर्ट ऑफ है। However, some intangible asset may be contained in container or on a physical substance. लेकिन कुछ इंटेंजिबल एसेट ऐसे हो सकते हैं जो कि बंद होते हैं फिजिकल सब्सटेंस के अंदर। इसको यूं कहा जा सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर डिस्क के अंदर कैद होते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। लीगल डॉक्यूमेंटेशन, अब जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो किसके अंदर बंद है? वो लाइसेंस या पेटेंट के अंदर बंद है। ये तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर है, कैद है। और लीगल डॉक्यूमेंटेशन अपने आप में एक जैसे लाइसेंस है, तो आपके पास एक लीगल राइट हो गया ना, तो ये लीगल राइट इस लाइसेंस के अंदर बंद है। ऐसे ही पेटेंट। इसी तरह से जैसे फिल्म है, फिल्म मोशन पिक्चर्स के अंदर बंद है। जो चलती हुई तस्वीरें हैं उसके अंदर ये फिल्म बंद है। तो इंटेंजिबल एसेट जो है किसी की फिजिकल सब्सटेंस के अंदर कैद हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। करेक्ट? तो ये जो मैंने अभी तक लिखाया, इससे आपको थोड़ी सी ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, करेक्ट, तो इंटेंजिबल एसेट्स की क्लैरिटी से मेरा मतलब पहले तो क्या है? इंटेंजिबल एसेट की क्लैरिटी से मेरा मतलब यहां पर यह है कि जब हमने ये वर्ड लिखा है, मॉनिटरी हैं, नॉन मॉनिटरी हैं, फिजिकल सब्सटेंस हैं, तो बेसिकली इन सबका पहले तो मतलब क्या हो गया, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो अगर ये क्लियर है तो फिर अब हम जरा कुछ इसको और अच्छी तरह से समझें। इससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं ताकि समझने में तुम्हें और मुझे दोनों आसानी हो। एक वर्ड मैं यूज करूंगा बार बार, इसलिए मैं उसको समझा ही देता हूं, कंट्रोल। देखो बेटे, जो एसेट होता है उसकी डेफिनेशन आपने अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में भी पढ़ी है कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने चाहिए एंड डेट मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज। तो यहां पर भी कुछ कुछ इसका यूज होगा। एन एंटिटी controls
an asset if the entity has the power, जब हम कहते हैं एसेट पे हमारा कंट्रोल है तो उससे हमारा मतलब क्या है? An entity controls an asset if the entity has the power to obtain the future economic benefits flowing from the asset and to restrict the excess of others to those benefits. मतलब समझ में आया आपके? हम जब कहते हैं किसी एसेट पे हमारा कंट्रोल है तो इसका मतलब हमारी पावर है नंबर एक कि उस एसेट के बेनिफिट को हम ही लेंगे और हम किसी दूसरे को उस एसेट के बेनिफिट से लेने से रोक सकते हैं, तब हम कहेंगे कि कंट्रोल हमारा है. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बात समझ में आई? आइए केस लिखें आप. W1 Limited purchased a chip and operating system for its server for rupees 20 lakhs and 5 lakhs respectively. $5 lakhs respectively. Full stop. A computer chip has both tangible and intangible asset. Tangible and intangible elements in it. Accountant is in dilemma how to account it. How to account it. अकाउंटेंट की समझ में नहीं आ रहा कि इसको वो टेंजिबल एसेट के रूप में ले या इनटेंजिबल एसेट के रूप में ले. तो इंड एस 38 इसमें गाइडेंस क्या देता है? इंड एस 38 states when an asset
contains both tangible and intangible elements, tangible and intangible elements, and which are not separable comma professional judgment is required to assess which element is predominant. फिर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एलिमेंट टेंजिबल या इंटेंजिबल डोमिनेंट है, विच एलिमेंट इज डोमिनेंट, और जो भी एलिमेंट डोमिनेंट होगा उसी के हिसाब से हम एसेट को क्लासिफाई कर लेंगे. करेक्ट? if tangible element is dominant, then it should be treated as PPE. And on the other hand, if intangible element is dominant, intangible element is dominant, then it is classified as an intangible asset. तो हम कह सकते हैं कि an operating system is a mere software. वो तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, is a mere software, and it is not an integral part of any hardware. So it should be treated as an intangible asset. तो अगर दोनों पार्ट डोमिनेंट होते हैं तो हमें यह देखना पड़ता है कि कौन सा पार्ट प्रीडोमिनेंट है और उसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन करी जाएगी. W2 Limited spent ₹5 lakhs as research R&D expenditure. लिख लो, research and development expenditure
and built a prototype as a result of successful completion of research. Successful completion of research. W2 Limited wants to recognize the expense as intangible asset and not as a PPE. Assuming all conditions of asset recognition criteria, assets recognition criteria are met, comma, can prototype be classified as PPE or IA, intangible asset. As per Ind AS 38, when an asset contains both tangible and intangible elements, which are not separable comma, professional judgment is required. To assess which element is predominant. R&D activities are directed towards development of knowledge
जनरली जो R&D एक्टिविटीज होती हैं, हमारा पर्पस होता है कि उसमें हम और निखार लाएं, नॉलेज को और बढ़ाएं, करेक्ट। देयरफॉर comma though therefore these activities may result in an asset with physical substance therefore these activities may result in an asset with physical substance, but this physical element is secondary to main result नॉलेज। मेन जो रिजल्ट है वो तो नॉलेज है ना, मेन रिजल्ट नॉलेज, और नॉलेज क्या है, इंटेंजिबल है, करेक्ट। therefore it should be classified as an intangible asset, तो हमें इसको इंटेंजिबल एसेट के रूप में कैटेगराइज करना चाहिए, क्योंकि जो मेन रिजल्ट है वो नॉलेज है। हालांकि प्रोटोटाइप जिसमें कि उस नॉलेज को बंद करा जाएगा वो बेसिकली क्या है, फिजिकल सब्सटेंस है, लेकिन वो सेकेंडरी है। मेन जो है वो इंटेंजिबल एसेट है, और इंटेंजिबल एसेट हम कह सकते हैं कि इस केस में प्री डोमिनेंट है, तो इसलिए हम उसको कंसिडर करेंगे। चलो इसको हम नेक्स्ट सेशन में फिर जारी रखते हैं, ठीक है, और फिर आगे कुछ और इश्यूज के बारे में हमारी चर्चा रहेगी।